Welcome back. Continuing with our chapter of heat, class 10th, chapter 6. Specific heat capacity. What is this specific heat capacity? Before I come to the experiment that is given in your page and the experiment that is to be conducted here, एक हाउस होल्ड एक्सपेरिमेंट आपको पूछना चाहता हूँ। आप अगर कभी गर्म पानी करने के लिए एक टम्बलर रखते हो, 5 मिनट्स के बाद आप पानी में हाथ डाल के देख सकते हो कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, बट कैन यू टच द टम्बलर? 5 मिनट के लिए दोनों को हीट दिए हैं, 5 मिनट के लिए दोनों को हीट दिए हैं। टम्बलर भी 5 मिनट हीट हुआ है, पानी भी 5 मिनट हीट हुआ है, पर आप पानी में हाथ डाल के देख सकते हो पानी इतना गर्म नहीं हुआ है, पर आप टम्बलर को हाथ नहीं लगा सकते, आपको जोरदार चटका बैठेगा, आपके हाथ पे दाग पड़ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखो। फिर हम ये एक्सपेरिमेंट लेते हैं। वी आर टेकिंग ए स्लैब ऑफ वैक्स, मोमबत्ती के जो कैंडल का जो रहता है उसको वैक्स बोलते हैं। और आप एक बॉइलिंग वाटर में तीन राउंड वाले स्लैब आप उसमें डाल रहे हो, 3 स्पीयर ऑफ आयरन, कॉपर और लीड उसमें डाल रहे हो, आयरन, कॉपर और लीड उसमें डाल रहे हो, ठीक है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने इसको कुछ देर के लिए आयरन, कॉपर और लीड को उस बॉइलिंग पानी में डाला है, तो ये तीनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसके लिए तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री का इक्वल रहेगा। अब उसके बाद उसको पानी में से तीनों स्पीयर को निकाल के आप तुरंत उस मोम का जो स्लैब है, उस वैक्स का जो स्लैब है, उसके ऊपर रखिए। उसके ऊपर रखने के बाद आप क्या देखेंगे कि आयरन वाला स्पीयर स्लैब को पिघलाते हुए ज्यादा अंदर तक जा रहा है, कॉपर थोड़ा मिडिल तक जा रहा है और लीड थोड़ा कम जा रहा है। जबकि तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर भी आयरन ने ज्यादा वैक्स मेल्ट किया, कॉपर ने इंटरमीडिएटली मेल्ट किया और लीड ने सबसे कम मेल्ट किया। व्हाई इज इट सो? तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री था, बॉइलिंग पानी में से निकाला गया 100 डिग्री टेम्परेचर में से, तो तीनों को सेम मेल्ट करना चाहिए था। दैट फिनोमिनन, वो जो डिफरेंस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट था, किसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि आयरन ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, कॉपर ने ज्यादा हीट उससे कम हीट एब्जॉर्ब किया और लीड ने सबसे कम हीट एब्जॉर्ब किया। उस ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, आयरन में, कॉपर में और लीड में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सेम पीरियड में डिफरेंट हीट को एब्जॉर्ब किया, सेम पीरियड में डिफरेंट हीट एब्जॉर्ब किया। दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टेटमेंट के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक कॉमन मास लेते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, is called specific heat of that object, is called specific heat of that object। उस ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट अगर एक एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री का था, उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट लगा, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आपको आयरन को कम हीट करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कॉपर को थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस के तक बढ़ाने के लिए, और लीड को कुछ ज्यादा हीट करना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में
ये सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है, ये कम हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये सबसे कम हीट एब्जॉर्ब करता है इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, फाइन। तो अगर आप उधर टेबल देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीज पर ग्राम सेल्सियस, कैलोरीज पर ग्राम सेल्सियस का दिया हुआ है। आयरन का 0.110 है, कॉपर का 0.95 है, और लीड का 0.31 है, विच इज लीस्ट इन कंपैरिजन टू दिस। और एक चीज आप ध्यान में रखो कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरीज पर ग्राम सेल्सियस, 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे आपको सम सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, रिमेंबर दिस डेफिनेशन, the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that particular object. इस particular experiment में आयरन की specific heat ज़्यादा थी, इसके लिए उसने उतने ही टाइम पीरियड में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया। कॉपर की कम थी और लीड की सबसे कम थी। ठीक है, नौ अगर स्पेसिफिक हीट है तो उसका यूनिट है, व्हाट इज दैट यूनिट? ओके, व्हाट इज दैट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज दैट यूनिट ऑफ, वेयर इज माय डस्टर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल s. कैपेसिटी हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, और उसका यूनिट है MKS और CGS में। MKS ऑल्सो नोन एज SI यूनिट, और CGS में उसका यूनिट है, MKS में इट इज जूल्स, इट इज यहाँ पे कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और MKS में इट विल बी joules per, it will be joules per, there is something not properly printed here, आपको यहाँ पे, हाँ, joules kg डिग्री सेल्सियस, joules per kg डिग्री सेल्सियस MKS सिस्टम में, एंड CGS सिस्टम में कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. This is also you have to remember. The specific heat capacity is denoted by S. Correction, specific heat capacity is denoted by small letter c. होता है थोड़ा बहुत, तो specific heat capacity is denoted by small letter c. अभी दो चीज, अगर आपका specific heat capacity अगर c है, एक चीज है, आपको दो चीज बता दूं, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होना मतलब क्या? हीट एब्जॉर्ब होना मतलब क्या? टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना। कोई अगर टेम्परेचर 30 डिग्रीज का था, वो अगर टेम्परेचर 70 डिग्रीज पे पहुंच रहा है, तो वी से दैट हीट इज एब्जॉर्ब, वी से दैट हीट इज एब्जॉर्ब। और हीट रिलीज करना मतलब क्या? हीट रिलीज करना मतलब क्या? हीट रिलीज करना मतलब क्या? और हीट तो क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। हीट रिलीज करना मतलब क्या? टेम्परेचर डिक्रीज। मतलब कोई अगर 60 डिग्रीज का टेम्परेचर है और वो ठंडा हो गया, 40 डिग्रीज पे पहुंच गया, मतलब सम हीट वाज रिलीज्ड, सम हीट वाज रिलीज्ड। ठीक है, अब और कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को हम एक डेल्टा के तौर पे, एक ट्रायंगुलर शेप फिगर है, डेल्टा के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सपोज हीट एब्जॉर्ब हुआ
40 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस से इट वेंट टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस का बॉडी को हीट किया गया, 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाया गया, तो हीट एब्जॉर्ब कितना था? 30 डिग्री। 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विल गिव यू 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब में चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, ओके, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज डी डेल्टा। सपोज कोई बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस पे थी एंड इट हैज कूल्ड टू अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस की थी एंड इट इज कूल डाउन, ठंडी हुई 35 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्प तो तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चेंज इन टेम्परेचर, जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर रहे हो। जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर रहे हो, और जब हीट रिलीज हो रही है तो आप इनिशियल टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीजें, बारीक चीजें आपको याद रखना पड़ेगा बिफोर यू प्रोसीड टू योर सम्स। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना है हमको। हीट एनर्जी ये एब्जॉर्ब्ड है, तो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड कब ऑब्टेन होगा? जब एब्जॉर्ब होगा। कब ऑब्टेन होगा? जब एब्जॉर्ब होगा। तो दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट विल बी मास इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट multiplied by specific heat capacity of that object multiplied by change in temperature, multiplied by change in temperature, multiplied by change in temperature, okay। और यहाँ पे heat energy, this will be heat energy lost, यहाँ पे heat energy lost will be again mass into specific capacity into change in temperature, into change in temperature। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों इक्वेशन सेम है। आप पूछोगे फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे है, फर्क यहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है। मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर सेम ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, बट यहाँ पे हीट एनर्जी ऑब्जर्व, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड, कितना हीट एनर्जी मिला will be final heat energy minus initial heat energy, okay। and यहाँ पे heat energy lost, कितना heat energy खो दिया उसने, कितना heat energy कम हो गई। heat energy loss will be mass into specific heat capacity into change in temperature, which will be final temperature, which will be initial temperature minus फाइनल टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरह चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहिए। हीट एनर्जी ऑब्टेन में आपको फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करना चाहिए, हीट एनर्जी लॉस में आपको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर माइनस करना चाहिए। क्योंकि आपका फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे आपका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है और इनिशियल टेम्परेचर कम है। ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड रिमेंबर इट। Now we come to heat exchange, the last theoretical part of this particular chapter। उम्मीद है कि अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो कुछ इतना टफ नहीं लगा होगा। खाली जितने प्रिंसिपल्स बताया उसको अच्छे से समझ लो, ताकि हम जब सॉल्व करने के लिए जाएं तो सम्स बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस। नाउ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज से पहले फिर मैं वापस आपको हाउस होल्ड एक एक्सपेरिमेंट बता दूँ। आपको जब भी कभी जिनके घर में गीज़र नहीं है, कभी उनको ठंडियों के मौसम में बात लेना पड़ता है तो वो थोड़ा पानी गर्म करते हैं। एक टम्बलर में पानी गर्म होता है, ऐसा नहीं कि आपको 20 लीटर से
नहाना है तो आप पूरा 20 लीटर्स पानी गर्म करते हैं, आप 3 to 4 लीटर पानी गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। उसके बाद आप वो बॉईल पानी से नहीं नहाते, आप उसको एक 15 लीटर के पानी के कैन में मिला देते हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब मतलब आपका पानी बॉईल किया है तो पानी एक्सपांड हो गया, लाइटर था तो जब पानी मिला है तो बॉईल पानी ऊपर रह गया, ठंडा पानी नीचे रह गया, कुछ ऐसा होता है? नहीं होता है। आपका पानी एक एवरेज टेम्परेचर अराउंड अबाउट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी हाउ मच हीट यू कैन एक्सेप्ट 40 से 60 डिग्रीज के टेम्परेचर पे आपका पानी हो जाता है, फिर यू कैन यूज दिस फॉर योर बाथिंग पर्पस। क्या किया आपने, गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाया। मैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, हीट एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। सो टोटल पानी जो है एक एवरेज टेम्परेचर का हो गया। व्हाट हैपेंड हियर दैट the hot water which was you had boiled it to about 100 degree Celsius started losing, वो हीट लूज करना चालू कर दिया और ठंडा पानी जो आपके बकेट में था या आपके टब में था वो ठंडा पानी हीट गेन करना चालू कर दिया। और जब तक हीट ट्रांसफर चालू रहा, हॉट वाटर was transferring heat to cold water, the cold water was gaining heat from the hot water, और वो हीट एक्सचेंज जब तक ट्रांसफर चालू रहा जब तक दोनों हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर reached a common temperature, ये तो हाउस होल्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आप कोई सॉलिड स्फीयर को, आयन स्फीयर को अच्छे खासे हीट करो, उसके बाद आप एक बकेट पानी में डाल दो, तो वो तुम्हारा आयन स्फीयर इज गोइंग टू लूज हीट, it is going to release heat energy and water is going to start gaining heat energy। जब तक हीट एनर्जी गेन करेगा, जब तक आयन का स्फीयर और वाटर जो है दोनों सेम टेम्परेचर का नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों हीट एक्सचेंज को गर्म पानी ठंडा पानी या आयन का स्फीयर और पानी को हीट एक्सचेंज को एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, एक एनक्लोज्ड बॉक्स में रखें जिससे बाहर के टेम्परेचर से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो हमको एक प्रिंसिपल मिलता है कि आयन जितना हीट लूज करेगा, आयन का जो स्फीयर है वो जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट वाटर गेन करेगा। मतलब क्या है कि जितना हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, विल बी द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। कहीं भी हीट एनर्जी एस्केप नहीं होगी, ओके। आप किसी को, मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, आप किसी को दान कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को दान कर रहे हो, आप किसी को 200 रुपया दे रहे हो, सामने वाला 200 रुपया ले रहा है, ओके। तो आपने अपने जेब में, आप पे 1000 रुपए थे, आपने 200 रुपये निकाल के दिए, सामने वाले के जेब में 500 रुपये थे, आपके जेब में 800 रुपये हो गए, सामने वाले के जेब में 700 रुपये हो गए, ठीक है। जितना दिया उतना सामने वाले को मिला, सेम यहाँ पे है, जितना हीट इसने दिया, हॉट ऑब्जेक्ट ने जितना हीट ट्रांसफर किया उतना ही हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट ने गेन किया। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। फाइन, उसको फर्दर लेते हैं। अब इसके एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे हमारे को वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस को हम एक साइंटिफिक एपरेटस लिए थे, दैट वाज होप्स एपरेटस। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एपरेटस होता है। यहाँ पे हम एक एपरेटस यूज करेंगे, कैलोरीमीटर आपने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, मैं उसको आपको डायग्राम दे रहा हूँ। थर्मस फ्लास्क के तरीके का ही है ये कैलोरीमीटर। उसको आजू बाजू इंसुलेटेड मटेरियल से कवर किया गया है ताकि बाहर की एनर्जी उसको इफेक्ट नहीं पड़े।
तो कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर डालने के लिए एक चमचा रहता है, स्टर करने के लिए एक और होल रहता है थर्मोमीटर के लिए। ओके, तो दैट कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू स्टडी और कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस तरह फंक्शन करता है कैलोरीमीटर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके, नाउ कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर में आप सपोज देयर इज वाटर, ओके, ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर है, कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर में पानी है और एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर और पानी साथ में है। थर्मोस में जिस तरह पानी डालते हैं हम वैसे कैलोरीमीटर में पानी डाल के रखते हैं। अगर पानी का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा नथिंग कि भाई क्या होगा कैलोरीमीटर का टेम्परेचर। जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम होता है। आपको अगर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो आपको डरना नहीं है। वाटर जो टेम्परेचर का है, वाटर एट टेम्परेचर इन कैलोरीमीटर, जो वाटर का टेम्परेचर है वो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट को कैलोरीमीटर में पानी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। अब यह हॉट ऑब्जेक्ट है, मान के चलें कि इसको हम देते हैं Q। ये वाटर है, इसको हम मान के चले Q1, ये Q और Q1 और इसका मैं सब आपको कैलकुलेशन दूंगा, और ये Q2 है, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट को हमने कैलोरीमीटर में डाला जिसमें पानी था एक एवरेज टेम्परेचर से। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रिलीजिंग हीट, ऑब्जेक्ट इज लूजिंग हीट, ऑब्जेक्ट इज losing heat, water is gaining heat, and calorimeter is also gaining heat। थोड़ी देर में एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट, वाटर और कैलोरीमीटर तीनों सेम टेम्परेचर का हो जाएगा ना। उससे पहले मैं लेक्चर में आपको बताया था मैंने, when an object is losing heat, what is it, what is the how much energy is, how much heat energy is lost, losing heat। तो losing heat energy, how much heat energy is lost, mass into specific heat capacity into change in temperature। how much heat energy is lost, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, या इसको हम लिखेंगे लॉस ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लिखेंगे हीट एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी लॉस बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। कितना एनर्जी हीट एनर्जी लॉस किया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू हीट एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कितना हीट एनर्जी लॉस किया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तुम्हारा जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे, ओके। और ये क्या होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। कितना हीट एनर्जी गेन किया, दैट विल बी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू फॉल इन टेम्परेचर। ये क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू फॉल इन टेम्परेचर। ये क्या होगा, ये राइज इन टेम्परेचर होगा। और अगेन दिस विल बी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस विल बी अगेन राइज इन टेम्परेचर, दिस विल बी अगेन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर का हमेशा वन रहता है, टेम्परेचर वाटर और कैलोरीमीटर का सेम रहता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1,
टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज लूजिंग हीट, उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, दिस वाटर इज गेनिंग हीट, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, कैलोरीमीटर इज गेनिंग हीट, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्यू के लिए ये इक्वेशन रहेगा मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू फॉल इन टेम्परेचर। Q1 के लिए रहेगा मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। Q2 के लिए ये फॉर्मूला रहेगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हीट लूज कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है और ये दोनों हीट गेन कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन बैठ रहा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर इन प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।